हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का पूरा आपको हम नोट्स बनाएंगे और इसको बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखें और इसको इस तरह से याद कर लें और समझ लें सब बातों को। पूरा हम दोहराते हैं इस चैप्टर को। पहला टॉपिक हमने बच्चों वर्क पढ़ा था। वर्क की डिफिनीशन क्या दिए थे हमने। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इट काजेज डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या है। वर्क डन का फार्मूला है एफ डी यानी एफ डी कॉस थीटा। अगर वेक्टर में रहेगा तो डॉट में लिखेंगे, अगर वेक्टर हटा देंगे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तब कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। वेयर जहाँ देखेंगे डब्लू वर्क डन है या फोर्स है और डी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। थीटा एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है। यहाँ तक बच्चों हमने देखा था, इसको बताए भी थे। एसआई यूनिट की बात करें वर्क डन की बच्चों, जूल होता है और एक जूल में 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, इस तरह हम 1 जूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्क कहने का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, इसको हमने वीडियो में दोहराया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो कृपया उस वीडियो को देखिए, जो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर केवल हम जो है उस टॉपिक को नोट्स बनाने के लिए आपको इसको वीडियो को बना रहे हैं। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब नेगेटिव वर्क होगा। और जीरो वर्क कब होगा, 90 डिग्री फोर्स परपेंडिकुलर द डिस्प्लेसमेंट के होगा, तब वो जो है वर्क डन क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम डिलीट कर देते जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए और आप नोट्स आराम से बना लें। तो जो हम यहाँ पर टिक लगा रहे हैं इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। बाकी आपको स्पष्टता से ये दिखेगा और आप आराम से इसको नोट्स में बना कर इसको रिमेंबर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात बच्चों। अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे बच्चों एनर्जी को। कौन से टॉपिक को देखेंगे, एनर्जी को। एनर्जी का क्या मतलब होता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी के टाइप्स ऑफ एनर्जी हम बच्चों पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी है। इसका अलग अलग डिफिनीशन हमने पढ़ा था। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा हाफ mv², जहाँ m मास है, v इज वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी का mgh हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी जब की जाएगी तो दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, दोनों जो है हमारा मिलने पर मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ तक तीनों बातों को आप याद रखेंगे बच्चों। इसको भी हम डिलीट करते हैं और अपनी नोट्स की कॉपी में बढ़िया सुंदर ढंग से बना लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बच्चों पावर। किसके बारे में पढ़ा था, पावर के बारे में पढ़ा था। तो पावर सिंप्लीफाई लिख सकते, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी सिंपल सी परिभाषा है, कार्य करने का जो रेट होगा, दर होगा, उसी को हम लोग पावर कहेंगे। फार्मूला जो इसका बनेगा P बराबर W/T। P हमारा पावर है, W वर्क है और T हमारा टाइम टेकन है, कितने समय के लिए हम टाइम उसमें दे रहे हैं। कुछ एसआई यूनिट की बात करते हैं बच्चों। एसआई यूनिट की वर्क डन की बात करेंगे तो वाट में लिखा जाता है, जिसको W लिखा जाता है। एक W को हम लोग 1 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट को हम लिखेंगे 1000 वाट यानी 1000 वाट और 1 हॉर्स पावर को हम 746 वाट लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो इस तरह हम जो है याद इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए और साफ साफ इसको लिख सकें नोट्स में। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात हम करेंगे। कमर्शियल में जो हमारा प्रयोग होता है उस यूनिट की बात करेंगे।
तो कमर्शियल में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो किलोवाट आवर होता है, यानी 1000 वाट को अगर 3600 से हम गुणा कर दें तब हमारा आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का ये जो है होता है, यानी 1 किलोवाट में इतने जूल हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर ये फ्रिक्शन ना रहे और एयर रेजिस्टेंस ना रहे तब हम क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस भी आता है नॉन कंजर्वेटिव में, जिसको हमने वीडियो में बताया है, आप उसको डीपली अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही बच्चों। अब इस मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल रहेगा हमारा रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दें तो सदैव हमारा जो है कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा कंजर्वेशन एनर्जी का एक तरह से फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इसको भी हम डिलीट कर देते हैं बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। कोलाइड्स की बात करेंगे। हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था, 3 प्रकार के हमने पढ़ा था। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। कंप्लीटली अगर इन इलास्टिक है तो बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यानी बॉडी क्या होगी, आपस में स्टिक होकर साथ साथ चिपक कर चलने लगेंगे। इस तरह हम इसको जो है समझ सकते हैं। तो एकदम सिंपली जो है छोटी छोटी लाइनों में आपको याद करने के लिए हमने जो है बनाया है। तो बच्चों आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आप इसको जो है ज़रूर पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात करते हैं। द शेप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हेल्प डिटरमाइन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको भी हमने पढ़ाया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर हो जाएगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और जहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको भी बच्चों हमने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया था, तो इसको भी वीडियो में आप देख सकते हैं और इसको लिख कर याद कर सकते हैं। फोर्स एज द ग्रेडियंट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो जो ग्रेडियंट की बात करेंगे फोर्स में तो F इक्वल टू माइनस du/dx जो ग्रेडियंट होता है, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। जहाँ पर हम देखेंगे बच्चों U क्या है, U इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड x इज़ द पोजीशन, x उसकी पोजीशन को दर्शाएगा। तो यहाँ पर ये वर्क एंड एनर्जी का हमने देखा। तो इतने टॉपिक आपको बच्चों याद करना है और पढ़ना है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे बच्चों। कंजर्वेशन लॉ में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमने जो पढ़ा था उसी का आप जिक्र करेंगे। एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं ना तो समाप्त कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर, यानी एक से दूसरे फॉर्म में हम उसको बदल सकते हैं। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होता है। जैसे हम समझें कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी तब हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह ये रेशियो चलेगा। तो इस रेशियो का मतलब क्या है कि दोनों अगर सम हम निकालेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, टोटल दोनों का सदैव सेम आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तब स्वाभाविक है कि पोटेंशियल एनर्जी उसका कम हो जाएगा, तभी हमारा कंजर्व रहेगा मैकेनिकल एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी मोशन,
काइनेटिक एनर्जी एक हमारी गति की है, एनर्जी गति की एनर्जी है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर एनर्जी रहती है ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगा उसमें स्टोर एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस सिस्टम में हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, लाइक ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। हम दो चीज़ की बात करते, दो पढ़ते हैं। किसी वर्क में ग्रेविटी लगे या स्प्रिंग फोर्स लगे उसमें वर्क में, तो मैकेनिकल एनर्जी उसमें भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ओनली जो है कंजर्वेटिव फोर्स में भी कंजर्व रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। फार्मूला जो हमारा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का प्रारंभ का जोड़ और फाइनल का जोड़ दोनों का बराबर होता है, इस तरह हम समझ सकते हैं। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में जब आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन होने लगता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस सिस्टम में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि फार्मूला जो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी ऐड किया जाएगा, तब वो बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इधर ऐड हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये सब नोट्स में बच्चों बनाइए और याद करिए। हम इसको जो यहाँ पर लिखने से कम समझ में आएगा इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए और साफ साफ अक्षरों से इसको पढ़ेंगे और एकदम छोटे शब्दों में है। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और डिफिनीशन अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। अब फंडामेंटल इक्वेशन की हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम सब फार्मूलाज की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। इसमें कुछ विशेष नया नहीं पढ़ रहे हैं कि समझाने की ज़रूरत रहे, बशर्ते हम थोड़ा सा दोहराते चले जा रहे हैं बस। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv², यम मास में सदैव किलोग्राम में होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी सदैव मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, यानी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो पीई जो पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर रहेगा, m kg में रहेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा 9.8 है और h हमारा हाइट में मीटर में हम इसको वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि किसकी क्या मान हमको रखना है, इसको भी हम रिमेंबर रखेंगे। अब इसके बाद हम बच्चों कुछ सवाल भी आपको इसमें से करवाएंगे, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखें, स्क्रिप्ट ना करें और जिससे आपको सवाल समझ में आ जाए। तो सारे टॉपिक का हम सवाल एक एक करके समझाएंगे। अब जैसे ये हमारा पहला सवाल है, तो पहले में हम देखेंगे इसमें जो हमारा सवाल है ये ए 2 kg बॉल ड्रॉप्ड एट ए हाइट 10 मीटर, व्हाट इज द स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। मतलब एयर रेजिस्टेंस को हमको इग्नोर करना है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। बच्चों एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस कह दिया है, इसका मतलब हो जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कंजर्व जो स्पेलिंग क्लियर नहीं होगी बच्चों उसको समझ लेना, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, क्लियर हो गया। अब जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं इनिशियल पोजीशन की बात। इनिशियल में क्या क्या है उसको लिखेंगे। जैसे मास हमारा है, मास इक्वल टू 2 kg है और वेलोसिटी हमारी इनिशियल की हो जाएगी 0 और हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमारी है 10 मीटर है। तीन चीज़ यहाँ पर दिया है। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की बात करें तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इनिशियल का यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा पूरा हो जाएगा इनिशियल का।
क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल पोजीशन का, और ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा हो जाएगा फाइनल का। जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तब हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी का, इसमें अगर हम सबका समीकरण में सूत्र लिखें, फार्मूलाज में प्रयोग करें, अप्लाई करें, तो हो जाएगा 1/2 mv² + mgh, और बराबर इधर हो जाएगा 1/2 mv² + mgh। इनिशियल की वैल्यू अगर हम बैठाएंगे तो वेलोसिटी हमारा 0 है, ये पूरा मान हमारा 0 हो जाएगा, और m का मान कितना है 2 किलोग्राम, g का मान 9.8 है, और h का मान 10 मीटर है। और इधर हो जाएगा 1/2 m का मान कितना है 2 kg, और वेग हमारा क्या हो जाता है, और वेग भी हमको निकालना है, वेग क्या करना है, फाइनल का निकालना है। प्लस अगर हाइट यहाँ पर फाइनल में क्या होगा बच्चों, हाइट क्या होगा, मान लीजिए कोई हम बॉल गिराते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर आने पर उसकी हाइट क्या होगी, h बराबर 0 हो जाएगी। तो यानी फाइनल में हाइट 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9.8 × 10 = हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा v² हो जाएगा। अब 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 × 98 हो जाएगा बराबर v²। अगर हम v² का जब मान हमको पता हो गया, तो अब 2 × अगर इसमें हम 2 बाहर कर लें तो ये हमारा 49 हो जाएगा। v का मान निकालें तो अंडर रूट में हो जाएगा 2 × 2 × 49। अब इसका स्क्वायर निकल सकता है, 1 2 बाहर और 1 × 7 बाहर, 7 दूनी 14 कर दोगे तो मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में एक सवाल लगाया। यहाँ पर किसका लगाया बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी का हमने एक सवाल लगाया। तो इस तरह हम एग्जाम्पल्स को लिख लिख के समझ सकते हैं कि कैसे जो है लगाया जा सकता है सवालों को। क्लियर हो रही बात बच्चों, इसको डिलीट नहीं करेंगे, आपको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसकी बात करते हैं। A 10 kg box is pushed horizontally across the floor with force 50 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस 8 मीटर। यानी एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टली मतलब फ्लोर पे ले जाना है। कहने का मतलब इस तरह हम समझेंगे बच्चों, एक बॉक्स को हमको कहाँ ले जाना है, इस हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ले जाना है। और कितना डिस्टेंस चलेगा, ये मान लीजिए बॉक्स ला के हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा है वो 8 मीटर दिया है। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब इसी को हम जो है लिखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम रहेगा तो पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्क बराबर लिखा जाएगा F × D। F × D, F कितना लगता है इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 का, तो कितना हो गया बच्चों ये 400। अब वर्क को हमको क्या लिखा जाएगा, जूल में लिखेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल हो जाती है। अब फिर कह रहा है कि द फोर्स इज ऑफ फ्रिक्शनल, जो 20 N का दिया है। अब इसमें हम समझेंगे बच्चों एंगल बिटवीन द, अब इसमें हम ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, cos 180 अंश। cos 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा। इसको 90 + थीटा करेंगे बच्चों तो -sin 90, 90 का मान -1 प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे वर्क, जो लिखेंगे
वर्क किसका निकलेगा, फ्रिक्शन का। तो वर्क डन फ्रिक्शन का निकालेंगे तो एफ और एफ डी कास 180 डिग्री। तो अब इसमें एफ का मान फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 8 होता है, और गुणे -1 तो कितना हो जाएगा बच्चों 160 जूल यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस बॉक्स को इफ द बॉक्स स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट व्हाट इज द इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि बॉक्स को हम रेस्ट से स्टार्ट करें तब उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बच्चों लिखेंगे नेट वर्क डन, मतलब नेट वर्क डन कितना हुआ, तो हम इसको 400 से घटा देंगे 160 तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4, 240 जूल प्राप्त हो जाएगा। ये नेट वर्क डन आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो हम लोगों ने W = पढ़ा था वो डेल्टा K × E यानी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पढ़ा था। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल को लिखेंगे और माइनस लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का। क्लियर हो गई बात बच्चों। यहाँ पर हम इसको जो है गोला कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि इसके बाद का ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया। अब वर्क डन कितना हमारा हुआ था, बचा था 240 जूल वर्क डन करना है, और बराबर हाफ mv², इसको हम लिखेंगे हाफ mv², यहाँ पर जूल लिखे थे हम बच्चों। अब यहाँ से ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट से शुरू हो रहा है, रेस्ट का मतलब है कि v = 0 रहेगा इनिशियल में, तो ये -0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान बैठा लेते हैं तो v² बराबर हो जाएगा 2 × 240 अपान m। m का मान कितना है 10 kg, तो यहाँ पर हम 10 का मान बैठा लेंगे। अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो गया बच्चों, कुछ छूट तो नहीं रहा है, 24 × 2 = 48 और mv², हाँ इतना ही प्राप्त हो रहा है। अब इसका गुणनखंड बना लो, तो गुणनखंड बनाने से भी निकल सकता है। तो इसको हम गुणनखंड अगर बना लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी 8 × 3 = 24 होता है, 8 × 3 = 24, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, एक 2 और बनाएंगे और फिर 3। अब देखो 2 2 जोड़ा बना, तो अब इसको हम लिख सकते हैं v बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में जब ये हो जाएगा तो 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, और ये √3 पड़ा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√3 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है सवाल को लगा लेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी इतना हो जाएगी। लेकिन ये सवाल में नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछ रहा है, केवल जो है ये पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी। तो इसको बच्चों में यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। केवल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला ना लिख करके केवल इसी को लिख दे रहे हैं, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो कन्वर्ट हो जाएगी वो 240 जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, यही हमारा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। बस बच्चों हमारा सवाल हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकालना था, हमने काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया है। अब इसमें देखते हैं बच्चों, ए लिफ्ट मोटर 150 kg एलिवेटर 20 मीटर इन 50 सेकंड में, व्हाट इज़ द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। एवरेज पावर हमको डिलीवर करना है, तो पहले बच्चों हम सबका सूत्र लिखते हैं। सभी का सूत्र लिखेंगे तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ओवरकम ग्रेविटी आ रहा, तो मोटर का जो लोड होगा वो ग्रेविटी के अनुसार ही
होगा। तो पहले हम सबका फार्मूला यहाँ पर ले रहे हैं। F बराबर mg होगा, क्लियर हो गया बच्चों। और W बराबर लिखा जाता है F डॉट डी लिखा जाता है, इसको F का मान बैठा देंगे तो mg, और D का मान h में है तो mgh हो जाएगा। अब पावर की हम बात करेंगे तो पावर को क्या लिखा जाता है, W/T लिखा जाता है, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अगर हम मान बैठा लें बच्चों तो यहाँ पर mgh का मान लिख लेते हैं। m का मान हमारा कितना है, 150 है, g का मान हमारा 9.8 है, और h का मान हमारा कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा बच्चों, और 1 0 गुणे 9.8। अब इसको अगर हम गुणा कर लेते हैं तो 3 8 24, 2 आ गया, 3 9 27, 2 29, और 2 0 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, इतना हमारा जूल प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब जब वर्क डन हमको पता हो गया तो यहाँ पर हम W में बैठाएंगे 2940 अपान कितने समय के लिए लगाते हैं, 50 सेकेंड का, तो यहाँ पर हम जो है 50 सेकेंड को रख देंगे। अब 0 से 0 काट देंगे। अब इसको हम भाग कर लेंगे, जितना होगा वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर गुणा गलत है क्या, कुछ फिर से देख लीजिए, यहाँ पर डबल 0 होगा, क्योंकि 150 है तो 150 है तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे, दशमलव इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 0 हमारा और हो जाएगा, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर डबल 0। अब ये 0 हमारा कट गया, तो अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 0, और ये कितना हुआ, तो 9 आया था ना बच्चों, तो 5 पूरा डिलीट मार देते हैं इसको, 9 4 इस तरह, इसको हम लिख सकते हैं 2940/5। अब इसको 5 5 25 आ गया, 4 आया, 5 8 40 आ गया, 5 8 40 आ गया, तो 588 हमारा क्या आ गया। अब इसको हम कम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पावर को वाट, क्या लिखेंगे बच्चों, वाट में हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो मोटर जो पावर डिलीवर्ड करेगा 588 वाट डिलीवर्ड करेगा। इजी लग रहा सवाल बच्चों, कोई कठिन नहीं है, सब सूत्रों पे रखना है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र का ही सब कुछ खेला होता है। सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं निकल पाएगा। 70 kg स्काई जंपर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसको हम फिर वही लिखेंगे जो जो ज्ञात है हमको। m = 70 kg दिया है, और रेस्ट है यानी वेलोसिटी बराबर 0 इनिशियल में, और हाइट जो दिया है, हाइट बराबर 100 मीटर यहाँ पर दिया है। तो जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब यहाँ पर अब जो है हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हाउ मच वर्क यहाँ पर जो पूछ रहा है, हाउ मच वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस और इसका वर्क हो रहा है उसका हमको निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसको हमने फार्मूला क्या बताया था बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फिर लिखेंगे प्लस वर्क डन जो करेंगे, वर्क डन लिखेंगे फ्रिक्शन का, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फ्रिक्शन बराबर रहेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और प्लस लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये जो है नॉन कंजर्वेटिव के लिए हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुई बच्चों। अब इस फार्मूले को लिखने के बाद हम अलग अलग सबको निकाल कर तब लगाते हैं। पहले इन तीनों की हम बात करते हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करेंगे,
इनिशियल का अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल में हम जब लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv²। तो पहले वेग जीरो था तो पूरा जीरो हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो लिखा जाएगा mgh। m का मान कितना बच्चों 70 है गुणे g का मान 9.8 है और h का मान हमारा 100 मीटर है। अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं 9×72 7 आ गया 963 और 7 63 60 कितना हो जाएगा 79 और एक जीरो बढ़ा लेंगे एक अंक के बाद दशमलव गुणे 100। अब इसको गुणा करेंगे तो 69200। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला प्राप्त हो गया। हासिल फिर से देख लो गुणा करके 7 अठे कितना हो जाएगा 7 अठे 56। यहाँ पर गुणा गलत हो गया है, इसको हम डिलीट मारते हैं। हम लिखेंगे 7 अठे 56। अब 5 हासिल बचा, इसके बाद 7 9 63 63 5 68। अब सही आ गया बच्चों। अब इसके बाद हम एक जीरो है दशमलव लगा लेंगे जीरो लिख देंगे। अब सही हो गया, इसको भी डिलीट मार देते हैं बच्चों। इसमें क्या लिखेंगे अब हम 68600। 100 से गुणा कर रहे हैं तो डबल जीरो लगा देंगे 68600। इतना जूल प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद अब क्या हम निकालेंगे, इनिशियल का हमने निकाल लिया है। अब वर्क डन हम फ्रिक्शन का नहीं निकाल पाएंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इसी का हमको अननोन है, इसको हमको पता करना है। तो इस वर्क डन फ्रिक्शन को हमको निकालना है। तो अब हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल का। तो अब फाइनल की पोजीशन निकालते हैं। तो फाइनल का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv²। यम का मान 70 ग्राम है 1/2 70। और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी देयर स्पीड इज 35 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 35 मीटर का स्क्वायर। क्लियर हो रहा बच्चों। अब इसको अगर हम गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे तो ये भी हमारा 35 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं बच्चों। कैलकुलेटर से कर लेंगे तो इसका पूरा टोटल आएगा जो है 42875। इतना जूल हमको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जब फाइनल का निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जब फाइनल का निकालेंगे तो mgh। अब h का मान जीरो है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये भी जीरो और इसका मान है। तो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो वर्क हमारा फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा, वर्क लिखेंगे फ्रिक्शन का। तो वर्क फ्रिक्शन का लिखा जाएगा, इसमें मान पुटअप कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा 42875 माइनस ये हो जाएगा 68600। इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा वर्क डन का, ये वर्क डन फ्रिक्शन का माइनस में घटाएंगे। इसको हम घटा लेते हैं तो ये माइनस प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर देते हैं बच्चों। तो इसका घटाने पे 46860 और हल कर लेंगे तो आएगा -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 5। इतना जूल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारा आया है 2572 जूल आया है। और यहाँ पर साइन जो माइनस लगा है, इसका मतलब है ये इंडिकेशन करेगा फोर्स अपोज करेगा। किस फोर्स को अपोज करेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस क्या करेगा, अपोज द मोशन, यानी उस मोशन को विरोध करेगा। साइन क्या प्रदर्शित करेगा, इसको जो है मोशन को अपोज कर रहा है, यानी मोशन के विरुद्ध ये जो है फ्रिक्शन हमारा
लगेगा। तो इस तरह हमने बच्चों आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर के जो सवाल है और उसके जो है कॉन्सेप्ट है पूरा बताए। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।